लॉन्चिंग का एक कार्यक्रम है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमने इतने समय बाद, लगभग 2 साल पहले हमने ये व्हाट्सएप पे और फेसबुक वगैरह पे ये प्रयास शुरू किया था। एक नया तरीका प्रयोग था, जिसमें हमने कोशिश की थी कि ये व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से आगे बढ़े। तो लेकिन बाद में कुछ ज़रूरत महसूस हुई कि हमें वेबसाइट पर भी जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो व्हाट्सएप इस्तेमाल इसके लिए योग्य नहीं है। ठीक है, मैं तो एक बार वेबसाइट किसी भी ऐसे काम के लिए ज़रूरी है। और ये प्रयोग हमने आवाज़ के मीडिया का ही क्यों चुना, इस पे हम आगे बात करेंगे। हम और भी बातचीत करेंगे। भगत सिंह की जयंती कल है 28 सितंबर को, और उनकी पूर्व संध्या पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और सहकार रेडियो की विधिवत शुरुआत भी लगभग 2 साल पहले भगत सिंह जयंती से ही हुई थी, जब हमने साप्ताहिक रूप से भगत सिंह के लेखों को उन पर आधारित चर्चाओं को हमने प्रचारित करना शुरू किया था, और लोगों ने बहुत ही प्रोत्साहित किया था, लोगों ने बहुत ही इसकी तारीफ की थी, और लोगों ने इसको बोला था कि ये ऐसे कार्यक्रम, ऐसे प्रयास होने चाहिए। तभी से हमें लगातार हम ये ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं, कभी शहीदों, महापुरुषों, साहित्यकारों की जयंतियों के ऊपर पे। तो हम ये इस तरह से लगातार व्हाट्सएप पे करते रहे, और आप सभी जो भी श्रोता हैं, जो भी सहयोगी हैं, उनके सहयोग और सहकार के दम पे, हम ये सहकार शब्द बार-बार यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा हमारा ये मानना है कि हमें सहकार की जो जो विचार है, सहकार का विचार है, उसके आधार पर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं, बहुत सारी सामाजिक परिवर्तन की दिशा में बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हमने सहकार नाम इसीलिए रखा है इस प्रयास का। तो इसकी वेबसाइट तैयार है। हमारे वक्ताओं में हमारे साथ वरिष्ठ कवयित्री और सामाजिक कार्यकर्ता कात्यायनी जुड़ चुकी है, जो लखनऊ से हैं, और हिमांशु कुमार जी हैं, जो गांधीवादी कार्यकर्ता हैं, और गौहर रज़ा जी भी जुड़ चुके हैं। उनका वीडियो अभी दिख नहीं रहा है, वो लाइव हो चुके हैं। तो हम लोग, वो भी हमारे साथ आ चुके हैं। तो ये हमारे 3 मुख्य वक्ता हैं इस कार्यक्रम के, और इनकी उपस्थिति में हम ये वेबसाइट जो है आप सभी श्रोताओं, आप सभी दर्शकों के बीच इसको लॉन्च कर रहे हैं। आशा है आप सभी जुड़ करके सहकार रेडियो से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। तो हम विधिवत इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। तनु, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी तकनीकी सहयोगी हैं, तकनीकी टीम के हमारी साथी हैं, वो हमें इस तकनीकी ये इस कार्यक्रम को होस्ट कर रही है तकनीकी रूप से। तो वेबसाइट को हम यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाना चाहेंगे आप सभी दर्शकों और श्रोताओं को, जो लोग भी अभी फेसबुक के माध्यम से लाइव हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो हमारी वेबसाइट को देखें, और फिर हम अगला अलग-अलग वक्ताओं के साथ उनके विचारों को सुनेंगे। और मीडिया की, जो लोकतांत्रिक मीडिया की जो ज़रूरत है, और उस पे जो तमाम प्रयास चल रहे हैं, तमाम प्रयोग चल रहे हैं देश भर में, उन तमाम प्रयोगों की हम चर्चा करेंगे। और आज के दौर में जब पूरे देश भर में दमन का दौर चल रहा है, सरकार निरंकुश तरीके से दमन का पूरा खेल चला रही है, और लगातार हम देख रहे हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दमन की कार्रवाइयाँ हो रही, मुकदमे लग रहे हैं, तमाम सारी चीजें हो रही। तो ऐसे दौर में ऐसे जो प्रयास हैं, तमाम प्रयास हैं, वो कैसे जो चाटुकार मीडिया है, जो दलाल मीडिया है, उसकी भरपाई कैसे कर पाएगा। हालांकि ये प्रयास बहुत छोटा है, और पूंजी के दम पे, कारपोरेट पूंजी के दम पे जो पूरा का पूरा मीडिया तंत्र है, उसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है तकनीक के रूप में, या तमाम सारे संसाधनों को देखते हुए। लेकिन हमारी जो जनबल की ताकत है, उसके बल पर हमें लगता है कि हम ये काम कर पाएंगे। तो ये साथियों हमारी वेबसाइट का पहला पन्ना है जो आपको दिख रहा है। तो इसके बाद ये हमारी पूरी वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हमारी वेबसाइट की खासियत, ये हमारे काम की खासियत ये है कि पूरा अधिकतम हमारा ऑडियो में है। तो कोई भी एक कार्यक्रम आप खोल के देखिए, क्लिक कीजिए, उसमें हम दिखाना चाहेंगे कि कैसे हम इसको लोग हमारी वेबसाइट पर जाके इसको सुन सकते हैं, और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो किसी भी कार्यक्रम पे तनु आप जाइए। जी, तो साथियों तकनीकी रूप से कुछ दिक्कत है, हम आगे वेबसाइट की बात करते रहेंगे। और वेबसाइट आपके सामने है, आप सभी के सामने है। आप सभी लोग वेबसाइट को विजिट कीजिए तब तक, और बाद में भी आप देखिएगा। हम तब तक वक्ताओं के साथ में जुड़ रहे हैं, वक्ताओं को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। हाँ, ये वेबसाइट का कुछ खुल रहा है पेज,
किस्से जानकारियों की हमारा पेज है। तो हमारे पटना बिहार के साथी हैं अमिताभ कुमार दास, जो पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, और वो हर हफ्ते एक किसी क्रांतिकारी की कहानी हमको सुनाते हैं। तो ये आप पेज देख सकते हैं। किसी एक कार्यक्रम की हेडिंग पे आप तनु क्लिक कीजिए, तो वो हम दिखाना चाहते हैं, उस पे ऑडियो वगैरह हम दिखाना चाहते हैं उसको। जी, तो ये थोड़ा नीचे नीचे इसको स्क्रॉल कीजिए, तो ऑडियो प्लेयर जहाँ पे दिखेगा वो। तो ताकि ये हमारी वेबसाइट का जो भी कार्यक्रम है उनके पेज हैं, जहाँ पे आप यूट्यूब के कार्यक्रम भी जो हम बनाते हैं वो भी आप सुन सकते हैं। और इसके ऊपर ऑडियो का विकल्प भी है, फोटो के जस्ट ऊपर, ये जो यूट्यूब का लिंक है इसके ऊपर। तो ये हमारी पूरी वेबसाइट है। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो पहले वक्ता हैं आज के कार्यक्रम के, हम उनका स्वागत करते हैं। कवयित्री और सामाजिक कार्यकर्ता कात्यायनी जी, साथी कात्यायनी जी। कात्यायनी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो भी कई ऐसे वैकल्पिक मीडिया के जो प्रयास हैं, पब्लिकेशन है, बहुत सारा क्रांतिकारियों का, प्रगतिशील साहित्य है, जनचेतना जो संस्थान है वो उनसे जुड़ी हुई हैं, आप सभी जानते हैं। और ऐसी और भी बहुत सारे मैगजीन्स में संपादन और लेखन का कार्य कवित्री वो ही हैं। तो वो लगातार प्रगतिशील विचारों को, जनवादी विचारों को आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश वो कर रही हैं। तो हम चाहेंगे कि इसकी शुरुआत वो करें आज के कार्यक्रम की, और हमारे श्रोताओं को इस पूरे प्रयास के बारे में और वैकल्पिक मीडिया के जो जरूरतें हैं, वैकल्पिक मीडिया के तमाम जो प्रयास चल रहे हैं उस क्रम में हमारा जो प्रयास है इसके बारे में भी कुछ बात करें हम चाहेंगे। तो कात्यायनी जी, आपका स्वागत है। जी शुक्रिया पवन जी। सबसे पहले तो मैं सहकार रेडियो का जो वेबसाइट लॉन्च हो रहा है उसके लिए सहकार रेडियो को और उसके जो संयोजक पवन जी, आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस अवसर पर आपने मुझे अपना विचार रखने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। दूसरे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए जो दिन आपने चुना है वह दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और जैसा कि आपने भी बताया कि कल भगत सिंह की जयंती है और भगत सिंह जयंती की पूर्व संध्या पर आप इस वैकल्पिक मीडिया के तहत इस वेबसाइट को आप लॉन्च कर रहे हैं। इसका ये किसी न किसी रूप में, आप कहिए तो भगत सिंह के विचारों से, उनके आदर्शों से, उनके लक्ष्यों से, उनके सपनों से किसी न किसी रूप में इसका गहरा जुड़ाव बनता है। मात्र महज 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ जाने वाला युवक अपने विचारों से कितना ओजस्वी, कितना प्रखर और कितना दूरदर्शी चिंतक था, ये अगर हम भगत सिंह के लेखों को पढ़ें, उनके जेल नोटबुक को पढ़ें तो उससे पता चलता है। लेकिन ज्यादातर हुआ क्या है कि भगत सिंह के बारे में ज्यादातर प्रचार किया गया है कि वो संसद में बम फेंकने वाला एक बहादुर नौजवान है, और उनका जो चिंतन का रूप था, जो चिंतक रूप था, उसे एक साजिश के तहत लगातार छिपाया जाता रहा। और उन भगत सिंह के इस चिंतक रूप को आज लोगों के सामने लाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगत सिंह ने जो सपना देखा था कि एक ऐसे समाज का सपना देखा था जिसमें कोई भी मनुष्य किसी और मनुष्य का शोषण करना संभव ना हो, जिस समाज में। और यह केवल सपना नहीं देखा था, इस सपना का पूरा एक नक्शा दिया था, एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तो जो विस्मृति के विरुद्ध संघर्ष करने में ही हम नए तरीके से सपने देखने की हमें ताकत मिलती है, जो हमारी कल्पना शक्ति को मुक्त करता है और हमें हमारे पराजय बोध से भी छुटकारा दिलाता है। तो आज भगत सिंह के उस चिंतक रूप को, जो क्रांति की पूरी एक रूपरेखा और उन्होंने प्रस्तुत की थी, उसको आज आम जन तक ले जाने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। और यह काम किसी न किसी रूप में सहकार रेडियो भी कर रहा है, इसलिए वह बहुत बधाई का पात्र है। भगत सिंह ने
कहा था कि भाई जो आजादी आने वाली है कांग्रेस के नेतृत्व में, वह आजादी एक सच्ची आजादी नहीं रहेगी। काले अंग्रेज, गोरे अंग्रेजों की तरह काले अंग्रेज बैठ जाएंगे सत्ता में और आम जनता की हालत वैसी की ऐसी रहेगी। और ऐसे में इस देश के नौजवानों के भीतर फिर से एक क्रांतिकारी स्पिरिट पैदा करना होगा, उनमें एक कुर्बानी का जज्बा पैदा करना होगा। और उन नौजवानों के नाम, जेल से उन्होंने जो संदेश भेजा था कि नौजवान जो है वो खेतों खलिहानों कल कारखानों में जाएं और क्रांति का अलग जगाएं। और जैसा कि विचारों पर जोर देते हुए वह कहते ही हैं कि क्रांति की तलवार विचारों की सांस पर तेज होती है। उनका कहा हुआ बहुत अक्षरशः बहुत सारी बातें, इतनी आश्चर्य होता है कि वह कितने दूरदर्शी थे कि काफी वो सच निकल रही है। आज पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत काम किया था। घर छोड़ने से लेकर कानपुर आकर प्रताप अखबार में पत्रकारिता करते हुए छद्म नाम से वो तमाम तरह के पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे। कीर्ति अखबार में विद्रोही नाम से वो पंजाबी में लिखते रहे। और पत्रकारिता कैसे उस समय एक व्यवसाय बन गया है, वो हूबहू और उससे बहुत कई गुना ज्यादा आज बढ़ गया है। अगर उन सारे उदाहरणों को पढ़ें तो हमें आश्चर्य होता है और पता चलता है कि भगत सिंह कितने दूरदर्शी थे और किस तरह से आगे किस दिशा में चीजें जा रही हैं उसको अपने प्रखर दृष्टि से देख रहे थे। तो आज देखिए कि आजादी के आज 73 साल बीत चुके हैं। इन 73 सालों में जो है वो जितना इन 73 सालों में भारत की पूंजीवादी सत्ता के गोलियों द्वारा जितना खून इस देश की जनता का बहाया गया है, अंग्रेजों के 200 साल के वर्षों के गुलामी में भी उतना खून नहीं बहा था। और जिस तरह से पूंजीपतियों की पूंजी में 2 गुना 3 गुना नहीं, कई हजार गुना की बढ़ोतरी हुई है। और वहां दूसरी तरफ आम जनता की हालत देखिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बात तो छोड़िए, वो भूखमरी के कगार पर है। आधी से ज्यादा आबादी, बेरोजगारी की हालत देख लीजिए, तमाम तरह की समस्याएं आप देख लीजिए। जिस तरह से सारी चीजें, बीमा, बैंक, रेल, हवाई जहाज, सारी चीजें पूंजीपतियों के हाथों गिरवी रखी जा रही है, बेची जा रही है। और आम जनता जो है वो दरिद्रता के सागर के महासागर में डुबकी लगा रही है। तो ये सारी चीजें जो है आजादी के बाद जो हमारे सामने है वो बहुत पहले ही उजागर हो चुका था, लेकिन आज बहुत ज्यादा नंगे रूप में वो हमारे सामने दिखाई देता है। प्रतिदिन आप देखिए देश के किसी न किसी कोने में छात्रों का, नौजवानों का, किसानों का पर गोलियां चल रही हैं। कश्मीर की जनता को देखिए कि कितने सालों से वो फौजी संगीनों के साए तले जी रही है। अरबों खरबों के घोटाले हो रहे हैं। मतलब ये कितनी गिनती कराई जाए कि अरबों खरबों के घोटाले हो रहे हैं। जातिवादी और कट्टरपंथी ताकतें किस तरह से सांप्रदायिक जहर बो रही हैं। और पूरा मतलब यह हमारा सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य है आज का। और कहा जाए तो अगर आंकड़ों की भाषा में बात किया जाए तो इस समय कहा जाए कि बेरोजगारों की संख्या 30 करोड़ से ज्यादा पहुंच चुकी है। छोटे बड़े उद्योग धंधे जो है वो बंद हो रहे हैं। लाखों लाख मजदूर बेकार हो रहे हैं। लोगों के नौकरियों से निकाले जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इससे उबरने के लिए हमें भगत सिंह के उन विचारों तक भी जाना होगा और उन विचारों को सही मायने में जनता के बीच ले जाना होगा और उस पर अमल करना होगा। तो जो है ये जो हालात अब मतलब एक सहज ही एक सवाल उठता है कि इतना ज्यादा इस देश की बहुसंख्यक लोगों के हितों के खिलाफ काम करने वाली यह सत्ता आखिर टिकी कैसे है? इतना ज्यादा आम जनता के खिलाफ काम करने वाली। तो ऐसा केवल इसलिए नहीं है, इसलिए वह नहीं टिकी है कि वो अपने हर विरोध में उठने वाली हर आवाज को अपने दमन तंत्र के तहत कुचल देती है। ऐसा इसलिए कि हर युग में जो शोषक व्यवस्था होती है वह अपने शासन को सही ठहराने वाले विचारों और संस्कृति के दम पर टिकी होती है। क्या गायब हो गया है क्या? हेलो हेलो हेलो
चल रहा, आवाज आ रहा है, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, हाँ जी, तो बोलिए सर। तो और ये शासक वर्ग के विचारों और संस्कृति को आम जनमानस में बैठाने का काम आज कारपोरेट मीडिया बहुत कुशलता के साथ और बहुत ताकत के साथ कर रही है। आप देखिए, पूंजीवादी जो अखबार है, जो पत्र पत्रिकाएं हैं, फिल्में हैं, टीवी चैनल है, इन सारी चीजों को आप देखिए, जो वेबसाइट है, ये पूरे देश में आम लोगों के दिलो दिमाग पर इसने चौतरफा हमला बोल दिया है। और जितने चैनल्स हैं उसको छोटे बड़े पूंजीपतियों ने और सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो और जो व्यापक जनता के अंदर एक गैर जानकारी, अधूरी जानकारी, गलत जानकारी से के अंधेरी काल कोठरी में जनता के मानस को कैद कर दिया गया है और उनके भीतर एक गैर महत्वपूर्ण और फालतू सूचनाओं का और इतना ज्यादा मकड़जाला बुन दिया गया है कि उसके पीछे जो वास्तविक सच्चाई है वह जो है वह दब जा रही है। आप हर शहर से निकलने वाले छोटे बड़े अखबारों को आप देख लीजिए, अखबारों के पन्नों पर फिल्मी खबरें मिलेगी, फैशन शोज के वो मिलेंगे, अपराध की खबरें मिलेंगी, चटकारेदार, मसालेदार, सनसनीखेज खबरें हैं। उसके पीछे जो जनता की वास्तविक सच्चाइयां हैं, वो उसके पीछे उसको दबा दिया जाता है। तो ये, और जो पत्रकार है, अधिकांश पत्रकार भी वेतनभोगी कर्मचारी हैं, वेतन उसी के रूप में वह काम कर रहे हैं। एक समय पत्रकारिता को सामाजिक बदलाव का मिशन मानने वाली जो गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबू विष्णुराव परारकर और माखनलाल चतुर्वेदी आदि तमाम लोगों के विचारों को और उसको तो कब का जो है वो लांछित करके उसको खत्म कर दिया है इस कारपोरेट मीडिया ने। इसके अलावा अगर आप देखिए तो स्त्रियों के और बच्चियों के प्रति जो तमाम घिनौने अपराध बढ़ रहे हैं, उसके पीछे भी तमाम कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण ये इस मीडिया का है, जो इन चीजों को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है अपने तरीके से। बच्चों के दिमाग पर जिस तरह से यह मीडिया जिस तरह से असर कर रहा है बच्चों के कोमल दिमाग को, वह लोभ, लालच, स्वार्थ और नारी विरोधी विचारों से जिस तरह से भर दे रहा है, यह बहुत खतरनाक है। तो मीडिया आज जिस रूप में ये काम कर रही है, उसका काम ही है कि, और दरअसल एक महत्वपूर्ण कारण है कि शासक वर्ग के नजरिए से चीजों को देखने की आदत ढाली जा रही है लोगों को। यानी सत्ता एक सहमति निर्माण का काम कर रही है जनता के बीच, सत्ता के लिए सहमति निर्माण का काम कर रही है, और यह लोगों के दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिया जा रहा है कि इस व्यवस्था का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए जैसा भी है, जिस तरह से भी है, इसे बर्दाश्त करो और इसी में जीने की आदत डालो। और यह काम, यह मीडिया जो है बहुत ही सूक्ष्म धरातल पर, व्यापकतम धरातल पर और कुशलतम तरीके से इस काम को कर रही है। तो आज बहुत जरूरी है कि हम भी एक मीडिया का इस्तेमाल, हमें भी जो सामाजिक बदलाव के राजनीति में, सामाजिक बदलाव के रास्ते पर लगे हुए जो लोग हैं, उन्हें भी इस मीडिया को अपना हथियार बनाना होगा और एक व्यापक ताना बाना खड़ा करना पड़ेगा कि वह कैसे जो समाज की असली सच्चाई है, जो सही विचार है, जो सही संस्कृति है, उसे कैसे आम जनता के बीच पहुंचाया जाए, यह आज का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यभार है। और इसके लिए हमें एक वैकल्पिक मीडिया का पूरा एक ताना बाना खड़ा करना पड़ेगा। उसमें जो है छोटे छोटे अखबार निकालने से लेकर, पर्चा पंपलेट्स निकालने से लेकर, किताबों के प्रकाशन से लेकर, पत्र पत्रिकाएं निकालने से लेकर, प्रिंटिंग प्रेस लगाने से लेकर, हमें छोटी छोटी फिल्में बनानी होगी, हमें ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज बनाने होंगे और उसके प्रचार प्रसार का भी एक व्यापक ताना बाना खड़ा करना होगा। और ऐसे इंटरनेट पर आधारित ऐसे वेबसाइट, ऐसे ब्लॉग्स, उसको पढ़ाना होगा और उसकी पहुंच को बहुत ज्यादा विस्तारित करना होगा। यह आज का एक बहुत जरूरी काम है।
ऐसे छोटे छोटे गायन मंडलियां, नाट्य मंडलियां यह तैयार करनी होगी और उसे गांव गांव बस्ती बस्ती तक ले जाना होगा। इस काम को आज एक बहुत जरूरी काम करके अपने हाथ में लेना होगा और बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन पूरे देश में ऐसी जो छोटी छोटी प्रयास हो रहे हैं, ऐसी जो छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, उनको मिलकर एक व्यापक ताना बाना खड़ा करना होगा और जनता तक अपनी पहुंच को बनाना होगा और वो सही विचार और सही संस्कृति उन तक लेनी होगी और समाज की सही सच्चाइयों से उनको परिचित कराना होगा और उन्हें सामाजिक बदलाव के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए तमाम जनपक्षधर ताकतों को, जनपक्षधर बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा, क्योंकि इसके बिना कोई भी सामाजिक बदलाव के संघर्ष को हम आगे नहीं ले जा सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि ऐसे प्रयास नहीं, बहुत हो रहे हैं, लेकिन अभी बहुत नाकाफी है। इसे बहुत बड़े पैमाने पर इसको करना होगा और इसे एक सामाजिक बदलाव, मीडिया को सामाजिक बदलाव का हथियार बनाना होगा। सहकार रेडियो काफी पहले से इस काम को कर रही है। वो अपने गीतों, कविताओं, संस्मरणों, क्रांतिकारियों के जीवन, तमाम चीजों के बारे में वो अपने आवाज से वो लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। और इस वेबसाइट के लॉन्च होने के बाद यह इस काम को और भी व्यापक स्तर पर करेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि वह निश्चित करेगी। और इसके लिए मैं उनको बधाई देती हूँ और हार्दिक शुभकामना देती हूँ कि उन्होंने एक बहुत सही वक्त पर सही इस वेबसाइट को लॉन्च किया है और वह इस काम में आगे बढ़ेंगे। अगर कहा जाए तो छोटा बहुत हम लोग भी करते रहे हैं, ज्यादातर लोग परिचित होंगे जनचेतना के पूरे प्रयोग से, और जो प्रकाशन राहुल फाउंडेशन के नाम से प्रकाशन वो हम लोग करते हैं। हम लोगों ने भी नाट्य मंडलियां बनाई हैं, गीत टोलियां बनाई हैं, जो गांवों और कस्बों और मजदूरों के इलाके में जा जाकर जनता की समस्याओं पर नाटक और गीत आदि प्रस्तुत करती हैं, उनसे बात करती हैं, नुक्कड़ सभाएं करती हैं। इस तरह के प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं, जितना जो हमारी ताकत है उस हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे छोटे छोटे प्रयास आने वाले दिनों में सामाजिक बदलाव के एक बहुत बड़े मंच बनेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और एक बार मैं फिर सहकार रेडियो को और उसके संयोजक पवन जी को और पूरी टीम को मैं बधाई देती हूँ इस वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वह इस काम को आगे बढ़े। शायद मैंने 20 मिनट से ज्यादा समय ले लिया है क्या? ज्यादा समय आप एकदम सही समय पे हैं, बल्कि आपने कम ही समय लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो हमारे साथ अमिताभ कुमार दास जी जुड़ चुके हैं, पटना बिहार से हैं साथी, और पूर्व आईपीएस, काफी लोग उनको जानते होंगे। एक बड़ा नाम है बिहार में, जो कि नीतीश कुमार से लोहा लेने वाले लोगों में हमारे साथी अमिताभ कुमार दास जी हैं। और हमें खुशी है, हमें गर्व है इस बात का कि सहकार रेडियो से आप जैसे साथी जुड़े हुए हैं और लगातार हर शुक्रवार को पिछले 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया वो क्रांतिकारियों की कहानियां सुनाते हैं। और सहकार रेडियो के श्रोताओं को ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद है। हमारे सहकार रेडियो के कार्यक्रम के लिए जो सबसे पॉपुलर कार्यक्रमों में से एक किस्से क्रांतिकारियों के हैं। और निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के बदले में उनको बहुत सारे इनाम भी मिलते रहते हैं कमेंट्स के रूप में। नक्सली हैं, शहरी नक्सली हैं, अर्बन नक्सल हैं, जो तमाम सारे उपाधियां होती हैं तो वो मिलती रहती हैं। लेकिन फिर भी हम निडर होकर के क्रांतिकारी स्पिरिट के साथ लगे हुए हैं, साथी भी लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। तो अगले वक्ता के रूप में मैं हिमांशु कुमार जी को बुलाना चाहूंगा, जो कि न्यूज बीन हम आए दिन देखते रहते हैं, वो लिंक शेयर करते रहते हैं। आए दिन वो तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं के इंटरव्यू भी लेते रहते हैं और बहुत ही अच्छा प्रयोग वो भी कर रहे हैं। मुझे पता नहीं कि वो कितने दिनों से चल रहा है, उसका क्या पूरा प्रोसेस है। शुरुआत में हम लोग वेबसाइट की एक लिंक देखते थे, आपने बहुत पहले शेयर की थी, अभी तो वो यूट्यूब लिंक दिखती है, तो उसके बारे में भी बताएं। और हम लोग अपने अपने स्तर पे ये प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। सहकार हमने यूज किया है, अभी कात्यायनी जी ने बताया कि उनके स्तर पर उनका पूरा संगठन, उनका पूरा ग्रुप ऐसे तमाम सारे विकल्पों पे काम कर रहा है, तमाम सारे प्रयास कर रहे हैं वो लोग। तो हमारी कोशिश ये है कि आवाज का मीडिया हमने क्यों चुना, इसके बारे में हम आपको 2 मिनट में बता देते हैं। चूंकि हमने ये देखा कि अभी चूंकि रिटर्न में बहुत सारी चीजें हैं उपलब्ध मीडिया के
दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, और तकनीक जो है इस समय जैसे कि इंटरनेट है या स्मार्टफोन है, ये आए दिन लगातार सस्ते से सस्ता और सुलभ होता जा रहा है। हालांकि ये बहुत छोटी आबादी है फिर भी, अभी भी, इसके बाद भी, लेकिन जो समाज का जो सोचने समझने वाला तबका है, या जो समाज में कमान रखता है वैचारिक रूप से, या जो एक माध्यम के रूप में काम करता है निचले तबके तक जो चीजों को ले जाने का, उस तक ये पहुंच हो चुकी है। तो हमने सोचा क्यों ना हम ऑडियो का ऑप्शन चुने, क्योंकि ऑडियो में ये विकल्प है कि हम और भी निचले तबके तक लोगों के बीच जा सकते हैं। विजुअल में या रिटन में कुछ सीमाएं हैं जो ये ऑडियो का माध्यम वो सीमाएं तोड़ता है। तो हिमांशु कुमार जी, मैं आपसे ये इस बात पे प्रकाश डालते हुए आप बात को आगे बढ़ाएं कि आवाज की मीडिया की जो भूमिका है या उसका महत्व है, वो उसको आपको क्या लगता है, उसके बारे में भी आप अपने विचार रखें, और अपना जो प्रयोग है और सहकारी ढांचा हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अपने अपने स्तर पर तो हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट मीडिया है उसका टक्कर हम अपने अपने स्तर पर चीजों को करके नहीं कर सकते हैं, जब तक हम सामूहिक रूप से या सहकारी तरीके से ऐसा कोई ढांचा न बनाए जो एक बड़े स्तर पर सूचना के मामले में, अभी हम कल्चरल रूप से हम चीजों को ले जा रहे हैं या बहस ले जा रहे हैं, या तो सूचना मूलक चीजें तो जा ही नहीं रही हैं। जो महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आम जनता को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित कर सकती हैं, या जो आम जनता को लामबंद कर सकती हैं सूचनाओं के माध्यम से, उस पर काम हो ही नहीं रहा है। तो वो काम कौन करेगा, वो एक बड़ा प्रश्न है। तो इन सारी चीजों को समेटते हुए आप अपनी बात रखें। स्वागत है आपका। जी जी, देखिए, जैसे कात्यायनी जी ने कहा कि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है कि कल शहीद भगत सिंह की जयंती है और उसकी पूर्व संध्या पर आपकी ये वेबसाइट की लॉन्चिंग हुई है। जी सती। जी, भगत सिंह ने जैसा कहा था कि एक युद्ध विद्यमान है और ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक मजदूर की मेहनतकश की मेहनत पर और संसाधनों पर जो पूंजीपति वर्ग का कब्जा है वो, और जो उसकी लूट है वो जारी रहेगी, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, ये युद्ध जारी रहेगा। और उन्होंने वायसराय को लिखा था कि ये युद्ध तो आपने शुरू किया है और हम सिर्फ इसका जवाब दे रहे हैं, इसलिए हम युद्धबंदी हैं और गोली से उड़ा दीजिए। वो जो युद्ध था, जो अंग्रेजों के वक्त में भारत के रिसोर्सेज पर और मजदूर की मजदूरी पर कब्जा करने का युद्ध था, वो युद्ध उस वक्त काफी शुरुआती युद्ध था। अब वो युद्ध बहुत फैल गया है, वो बहुत व्यापक हो गया है, और उस युद्ध में बहुत सारी ताकतें शामिल हो गई हैं। सरकार तो तब मुख्य प्लेयर थी ही पूंजीपतियों की तरफ से, लेकिन तब पूंजीवाद का बहुत शुरुआती दौर था। अब वो बहुत विकसित रूप में आ गई है, और अगर आप देखें तो आज वो जो युद्ध है वो गांव तक पहुंच चुका है। अगर आप देखें तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो हमारी सिपाही हैं, जो हथियारबंद सैनिक हैं, हमारे अर्धसैनिक बल हैं, वो सबसे ज्यादा गांवों में हैं, और खास तौर से आदिवासियों के गांवों में हैं। अगर आप देखें, भारत की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो इस वक्त सबसे ज्यादा सेंट्रल इंडिया में है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल के इलाकों में, और वो वहां पर कोई आदिवासियों को सुरक्षा देने नहीं गई हैं, वो वहां पर गई हैं संसाधनों पर कब्जा करने और गरीबों के विकास के लिए संसाधनों पर कब्जा करने नहीं गई, मुट्ठी भर अमीरों की तिजोरियां भरने के लिए संसाधनों पर कब्जा करने गई हैं। और वहां पर ये जो फौजें हैं ये किसके साथ युद्ध कर रही हैं? ये वहां के आदिवासियों के साथ, गरीबों के साथ युद्ध कर रही हैं। इसको हिडन वॉर ऑफ इंडिया कहा जाता है, और ये एक्सपेंड कर रहा है, ये फैल रहा है। तो एक तरफ हम इस हालत में हैं कि भारत के केंद्र में एक बड़ा युद्ध चल रहा है
जिसमें इस देश के ही किसानों के बच्चे, क्योंकि अर्धसैनिक बलों में भारत के किसानों के ही बच्चे हैं, तो भारत के किसानों के बच्चे भारत के आदिवासियों को मारने के लिए भेज दिए गए हैं। भारत के ही संसाधनों का इस्तेमाल करके उन्हीं से बंदूकें और गोलियां खरीदकर भारत की ही जनता के खिलाफ इस्तेमाल करी जा रही है, और चंद मुट्ठी भर जो पूंजीपति हैं उनकी तिजोरी भरी जा रही है। लेकिन ये मीडिया का मुद्दा नहीं है। मीडिया का मुद्दा कोई फिल्मी एक्ट्रेस है या किसी फिल्मी एक्ट्रेस के छज्जा टूटना है या किसी फिल्मी एक्टर की सुसाइड है। भारत के केंद्र में चलने वाला इतना बड़ा युद्ध भारत की मीडिया का के लिए कोई मुद्दा नहीं है। असल में ये जो मीडिया जिसको हम कह रहे हैं, जो टीवी है, जो बड़े अखबार हैं, इसको मीडिया कहना भी थोड़ी सी टेक्निकली गलत है। ये दरअसल प्रोपेगेंडा मशीन है कैपिटलिस्ट फोर्सेस की। जो पूंजीवादी पूरा एक तंत्र है, जो पूंजीवादी तंत्र है, उसने अपना एक टूल के रूप में इसको खड़ा किया है। जो सैकड़ों करोड़ रुपयों से वो कोई चैनल शुरू करते हैं या सैकड़ों करोड़ रुपए से वो कोई अखबार शुरू करते हैं, और वो पूरा इस्तेमाल उसका इसलिए करते हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों को कैसे छिपाया जाए और जनता को कैसे भ्रमित करके जो पूंजी को बढ़ाने, मुनाफे को बढ़ाने, सरकारों पर कब्जा करने। और अब तो जो सरकारों पर पूंजीवाद का कब्जा है वो बहुत भयानक रूप ले चुका है। अब ना सिर्फ पूंजी पतियों के कब्जे में देश की सरकारें हैं जो बहुत पहले से थी, अब सुप्रीम कोर्ट भी इनके कब्जे में है, इलेक्शन कमीशन भी इनके कब्जे में है, योजना आयोग को इन्होंने खत्म करवा दिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो, यहां तक कि सेना, पुलिस और जितने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सारे के सारे इनके कब्जे में हैं। तो इनका कब्जा इस वक्त एब्सोल्यूट है एक तरीके से। हमारे पास फिर क्या रास्ता बचता है कि हम इस एब्सोल्यूट कब्जे को चुनौती दे सकें? तो हमारे पास जो आशा की एकमात्र किरण बचती है, जो एकमात्र रास्ता बचता है, वो है देश की जनता। कि हम देश की जनता को खड़ा करें, देश की जनता को संगठित करें, उसे एजुकेट करें। क्योंकि जब भी गांधी से पूछा जाता था कि रास्ता क्या है, तो गांधी कहते थे कि जनता के पास जाओ, गरीब से गरीब आदमी के पास जाओ, उससे बात करो, उसको एडुकेट करो, उसको ऑर्गेनाइज करो। चाहे वो भगत सिंह का रास्ता रहा हो, चाहे वो अंबेडकर साहब का रहा हो, गांधी का रहा हो, ये सभी लोग जनता के बीच जाकर उसको एडुकेट करने और ऑर्गेनाइज करने का रास्ता इन्होंने हमें दिखाया। तो आज भी हमारे सामने यही को एडुकेट करें, उसको ऑर्गेनाइज करें और उसका साथ दें। इस वक्त हमें लीडरशिप करने की भी जरूरत नहीं है जनता की, जनता हमारी लीडर है। और भले ही एक्टिविस्ट में पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता हैं उनमें भले ही थोड़ी सी निराशा आ गई हो कि भाई इनका कब्जा एब्सोल्यूट हो गया है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा निकलने का, लेकिन जनता निराश नहीं हुई है। आप देखें अभी हाल फिलहाल में कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। बेरोजगार नौजवानों ने अभी जो मौजूदा निजाम है, मोदी सरकार है, किस तरीके से उसकी खिल्ली उड़ाई, थाली बजाकर और दिया जलाकर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक मोनोलॉग करते हैं मन की बात के नाम पर, वो एक इस देश का माहौल उड़ाते हैं, जहां एक तरफ हजारों लाखों मजदूर पैदल चल रहे हैं और वो मन की बात कर रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसे दौर में नरेंद्र मोदी के मन की बात को
यूट्यूब पर जाकर बेरोजगारों ने जिस तरीके से डिसलाइक करके नींद उड़ा दी बीजेपी की और प्रधानमंत्री की, कि उनको डिसलाइक का ऑप्शन बंद करना पड़ा। और जिस तरीके से किसानों ने अभी फिलहाल में ही पूरी सरकार की नाक में दम कर दिया, उसकी नींद उड़ा दी है, तो जनता बिल्कुल निराश नहीं है। जनता में वो जोश और लड़ने का जो हौसला है वो बहुत बुलंद है। और हम जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनके सामने यही एक उम्मीद की किरण है। तो जनता के बीच हम जितना ज्यादा जाएंगे, रहेंगे और उसको बताएंगे कि उसके मुद्दे क्या हैं। हमें कई बार लगता है कि इनका व्हाट्सएप, इनका टीवी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन हम देखते हैं कि बार बार जनता इसे झुठला देती है और जनता फिर अपने मुद्दों पर आगे आकर के और इस सब चीजों को उखाड़ के फेंक देती है। तो हमें जनता के बीच जब जाना है और काम करना है तो वो सारे टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो हम कर सकते हैं। अगर हम उस वक्त देखें आजादी से पहले, तो चाहे गांधी हो, गांधी ने उस वक्त की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी वो थी अखबार। गांधी ने अखबार का इस्तेमाल किया और अपनी बात लोगों तक पहुंचाई और जनता के बीच में जाकर के बात शुरू करी और उनका जो भी पॉलिटिकल एक्टिविज्म था वो शुरू किया। इसी तरीके से हमारे हाथ में जो भी चीजें हों, चाहे वो सोशल मीडिया हो, आपने जो आवाज के मीडिया की बात कही है ये बहुत इफेक्टिव है। मेरे घर में मेरी पत्नी सारा दिन वो रेडियो लगाकर रखती है और अपना काम भी करती रहती है, रेडियो भी चलता रहता है। तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है, आवाज का माध्यम, जिसमें आपको आंखें गड़ा करके, चाहे अखबार हो तो आपको आंखें गड़ानी पड़ती है, दूसरा काम बंद करना पड़ता है, या फिर टीवी हो या मोबाइल फोन हो, सोशल मीडिया हो, तो आपको सब काम बंद करना पड़ता है, सिर्फ आप एक ही काम कर सकते हैं। लेकिन आवाज का जो मीडियम है उसमें आप अपना, कोई दर्जी है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, वो खेत में काम कर रहा है और उसकी मेड़ पर रेडियो चल रहा है, या वो अपना खुदाई कर रहा है और उसका रेडियो चल रहा है। तो रेडियो जो है वो कामगार का के लिए एक बहुत ही जिसको कहते हैं जो आसानी से वो इस्तेमाल कर सकता है, एक ऐसा मीडियम है कि आप काम भी करते जा रहे हैं और आवाज आप सुनते जा रहे हैं। तो ये बहुत एक प्रभावशाली माध्यम है और दसियों सालों से जो आवाज का माध्यम है रेडियो, वही इस देश का मेन मीडिया रहा है, उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है जिसका इसी तरीके से हमारे छत्तीसगढ़ में शुभ्रांशु चौधरी हैं जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आदित्येश्वर सेठ है झारखंड में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी कई सारे साथी हैं जो इस में प्रयोग कर रहे हैं और आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने आपके कई सारे प्रोग्राम सुने हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सुनने में प्रभावशाली और असर डालने वाले होते हैं। तो हम बिल्कुल चाहेंगे कि ये आपका जो माध्यम है ये और ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इसमें हम जो भी कर सकते हैं हम जरूर उसमें अपना योगदान देंगे। और ये जो दौर है, अभी आपने सुना होगा कल ही छत्तीसगढ़ में हमारे एक पत्रकार साथी के ऊपर हमला हुआ है। बहुत सारे जो लिखने वाले, बोलने वाले एक्टिविस्ट, चाहे वो किसी दूसरे माध्यम से बोल रहे हैं, उन सब के ऊपर हमले हो रहे हैं, जेलों में डाला जा रहा है। कितने सारे सोशल एक्टिविस्ट, सुधा भारद्वाज हो, वरवरा राव हो, आनंद तेल तुमड़े हो, गौतम नवलखा हो, सबको जेलों में डाल दिया गया है। और जनता को ये जो सो कॉल्ड मीडिया है, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये बता रहा है कि ये लोग तो आतंकवादी हैं, ये लोग तो देशद्रोही हैं, जबकि ये ऐसे लोग हैं जो आम जनता के
अधिकारों, भारत की पर्यावरण, भारत के रिसोर्सेज को बचाने के लिए काम करने वाले लोग हैं। भारत की जो तहजीब है, भारत का जो डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज्म है, उसको जो बचाने वाले लोग हैं, उनको जेलों में ठूंस दिया गया है। लगातार एनआईए और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया जा रहा है बोलने वालों के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ। अभी सोनी सोरी को परेशान करना शुरू किया है। उनको कोरोना होने के बावजूद एनआईए में बुला करके 6 घंटे उनसे पूछताछ करी गई है। तो हम देख रहे हैं कि कैसे पूंजीपतियों के लिए किस तरीके से सोशल एक्टिविस्ट को सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और जनता को मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है। जो लोग देश को बचाने वाले हैं उनको आतंकवादी बताया जा रहा है, और जो दरअसल अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, जिन्होंने दंगे किए, जिन्होंने औरतों का पीछा किया, जिन्होंने महिलाओं की बेइज्जती करी, आज वो लोग सत्ता में बैठे हैं। जिन्हें तड़ी पार किया गया, जो मर्डरर रहे हैं, एक्सटॉर्शनिस्ट रहे हैं, वो आज हमारे होम मिनिस्टर बने बैठे हैं, वो आज हमारे मिनिस्टर और बैठे हुए हैं सरकारों में। तो ये एक ऐसा भयानक दौर है जिसके खिलाफ जनता के साथ मिल करके इससे निकलने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, और उसमें जो भी हमें मीडियम मिलता है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी। निश्चित तौर पर आवाज की मीडिया की इस महत्ता को शुभ्रांशु चौधरी जी के प्रयोग के साथ जुड़कर ही मैंने भी समझा था। हालांकि उसके पहले भी मैं इलाहाबाद आकाशवाणी में काम करते हुए इसको मैंने देखा, और जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक छात्र संगठन में सक्रिय था, तो मीडिया की दिशा में और भी काम करने की जो जरूरत है वो महसूस हुई। क्योंकि कई बार हम बहुत ही जुझारू आंदोलन करते हैं, लाठीचार्ज होता है, बहुत बड़ी बड़ी हम कुर्बानियां करते हैं, लोग शहीद भी हो जाते हैं, लेकिन ये जो बिका हुआ मीडिया है, जो चाटुकार और जो जिसको हम सत्ता ने अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है और कर रही है, तो वो मीडिया उन चीजों को ब्लैक आउट कर देता है या किनारे कर देता है। और ऐसे में फिर हमें जरूरत महसूस होती है कि हम जो भी जनवादी तरीके से चीजें हो रही हैं, जो जनता की ताकतें हैं, जो प्रगतिशील ताकतें हैं, वैज्ञानिकता को और जनवाद को स्थापित करना चाहती हैं, जनता के अधिकारों के लिए लड़ रही हैं, उन ताकतों की आवाज उठाने के लिए ये जरूरी है। और निश्चित तौर पर शुभ्रांशु जी के माध्यम से जुड़ करके, उन सीजनर स्वर के साथ जुड़ करके भी ये समझ में आया। तो अभी हमारे साथ अमिताभ कुमार दास जी हैं, वो हमारी टीम की तरफ से बात रखेंगे। सहकार रेडियो के हिस्सा है वो, एक मेजबान के रूप में वो अपनी बात रखेंगे। वो हमारे अतिथि वक्ता तो नहीं है, वो हमारे मेजबान साथी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो संक्षेप में ही अपनी बात रखें, और फिर इसके बाद तनु से हम बात करें कि वो अगर आदित्य कमल जी को जोड़ सकें तो कोशिश करें, और अगर वो आ जाते हैं लाइन पे तो उनसे भी हम बात करेंगे। अमिताभ जी आप अपनी बात रखें। शुक्रिया। नमस्कार साथियों, मैं पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं तीनों वक्ताओं का स्वागत करता हूँ, प्रोफेसर गौहर रजा साहब का, कात्यायनी जी का, हिमांशु जी का। गौहर रजा की कविताएं मैं अक्सर सुनता हूँ और बहुत प्रशंसक हूँ, उनकी कविताओं का शेयर भी करता हूँ लोगों से। कात्यायनी जी की कविताएं भी बहुत प्रेरित करती हैं, और हिमांशु जी तो बहुत सीनियर गांधीवादी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो आप तीनों के आने से सहकार रेडियो की जो टीम है उसके हौसले बहुत बुलंद हुए हैं, और मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप आए, हमारे साथ जुड़े आप। मैं अपनी संक्षेप में बात कहना चाहूंगा। मैं सहकार रेडियो से वॉइस कंट्रीब्यूटर के रूप में जुड़ा हुआ हूँ, जैसा पवन ने बताया, और हफ्ते में 2 दिन मेरा कार्यक्रम आता है। एक बुधवार को मैं बच्चों को सुनाता हूँ किस्से घुमक्कड़ों के, और शुक्रवार को सुनाता हूँ किस्से क्रांतिकारियों के। और जैसा फीडबैक मुझे मिला है, लोग मुझे पसंद करते हैं कार्यक्रमों को, और कई गुमनाम क्रांतिकारियों की कहानियां भी मैंने लोगों को सुनाई है। आज का जो दिन है वो भगत सिंह जयंती की पूर्व संध्या है, और भगत सिंह कितने बड़े क्रांतिकारी थे हमसे छुपी हुई बात नहीं है।
लेकिन भगत सिंह के बारे में आज भी बहुत लोगों को कम जानकारियां हैं। आज पूरे देश में एक छद्म राष्ट्रवाद का ये उन्माद सा है। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि राष्ट्रवाद का मतलब हो गया है मुसलमानों को गालियां देना। जो जितनी गालियां दे रहा है मुसलमानों को, वो खुद को उतना बड़ा राष्ट्रवादी मान रहा है। लोगों को मालूम नहीं है कि जब भगत सिंह का मुकदमा लड़ने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं था लाहौर हाई कोर्ट का, तब आसफ अली नाम के एक मुसलमान वकील ने भगत सिंह का मुकदमा लड़ा। इस बात को भुला दिया गया है, इस बात को छिपा दिया गया है। भगत सिंह एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे। आज दक्षिणपंथी ताकतें भी भगत सिंह की दुहाई देती हैं, लेकिन भगत सिंह खुद एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे और फांसी पर चढ़ने के चंद घंटे पहले तक वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे, सोवियत क्रांतिकारी लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। ये कितने लोगों को मालूम? और आज ये दक्षिणपंथी लोग राम के नाम पर दंगे करते हैं। जय श्री राम एक तरह का बैटल क्राई हो गया है, हमले करने का नारा हो गया है। भगत सिंह खुद घोर नास्तिक थे। उनका निबंध है कि मैं नास्तिक क्यों हूं, वाई आई एम एन एथिस्ट। ये कितनों को पता है? वो सिर्फ चौराहों पर भगत सिंह की मूर्तियां लगा दी गई हैं और लोग भगत सिंह को माला पहनाते हैं, लेकिन भगत सिंह के आदर्शों को और बहुत सारी जुड़ी बातों को भूल रहे हैं। मैंने खुद एक आईपीएस अधिकारी के रूप में बहुत संघर्ष किया है फांसीवादी ताकतों से, दक्षिणपंथी ताकतों से। मैं एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ, खाकी बनाम भगवा। उस पुस्तक में मैं बताऊंगा कि किस तरह एक आईपीएस अधिकारी के रूप में मैंने फांसीवादियों से लोहा लिया और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल तक वो किताब छप जानी चाहिए, खाकी बनाम भगवा। और पूरे हिंदुस्तान में 2 आईपीएस अधिकारी हुए जो इन दक्षिणपंथी ताकतों की आंखों का बहुत बड़ा कांटा रहे। एक मुझसे सीनियर है मिस्टर संजीव भट्ट गुजरात के, उनको सरकार ने बर्खास्त कर दिया और एक उम्र कैद में भी डाल दिया, एक पुराने मामले में फंसाकर। मेरे खिलाफ कोई सरकार को इल्जाम नहीं मिला, सरकार मुझे बर्खास्त नहीं कर सकी, तो सरकार ने मुझे लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में मुझे समय के पहले रिटायर करा दी। तो ये इस तरह अभी देश में ये हालात है। आप जानते हैं कि देश में फांसीवाद की हवा चल रही है, पूरे मुल्क में रंगा बिल्ला की हुकूमत है, बड़ी पार हिंदुस्तान का बना हुआ है और वर्मा राव जैसे क्रांतिकारी जेल में बैठे हुए हैं। तो अभी एक अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात है देश में। इसमें सहकार रेडियो की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम लोग जनवादी काम कर रहे हैं। कॉर्पोरेट मीडिया का एक अलग ही एजेंडा है। अभी देखिए, किसान बिल को लेकर पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलित है और जिस तरह से बिल को पास किया गया, खास के राज्यसभा में जिस गुंडागर्दी के साथ बिल को पास किया गया, वो किसी भी जनतंत्र को शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन मीडिया से वो किसानों का मुद्दा गायब है। मीडिया कंगना रनौत के पर लगा हुआ है, दीपिका पादुकोण को दिखा रहा है। और जिस तरह कार्ल मार्क्स कहते थे कि धर्म जनता का अफीम है, आजकल मुझे लगता है मीडिया एक अफीम बन गया है जनता कि कॉर्पोरेट मीडिया चाहता है कि जनता सोए रहे और असली मुद्दों से भटकी रहे। तो ऐसे में सहकार रेडियो का प्रयास एक छोटा ही प्रयास है, लेकिन छोटे छोटे प्रयास ही मिलकर बड़े काम करते हैं। चीन में कहावत है कि जो 1000 मील का सफर होता है वो भी एक कदम से ही शुरू होता है। तो वो एक कदम बढ़ाया है सहकार रेडियो ने। आप सबों का सहयोग मिला, इसके लिए मैं आपको बहुत आभारी हूँ। और बहुत सारी बातें कहनी थी मुझे, लेकिन और भी वक्ता है। हम लोग प्रोफेसर गौहर रजा साहब को सुनना चाहेंगे, इसलिए मैं अपनी बात संक्षेप में ही समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया साथी। निश्चित तौर पर आपने जो बातें कही हम उससे इत्तेफाक रखते हैं। और रंगा बिल्ला का आपने नाम लिया तो सारा देश उनसे परेशान है। और निश्चित तौर पर चिंता की बात है कि प्रगतिशील ताकतें जेल के अंदर हैं और रंगा बिल्ला बाहर देश पे राज कर रहे हैं। तो हमारे साथी आदित्य कमल जुड़ चुके हैं पटना बिहार के, जो जनवादी कवि हैं, जोशीले और जुझारू साथी हैं, संस्कृति कर्मी हैं और हमें लगातार सहयोग और परामर्श देते रहते हैं। सहकार रेडियो उनके परामर्श देता रहा है। वो जुड़ चुके हैं, हम चाहेंगे वो भी 5 मिनट में अपनी बात रखें और सहकार रेडियो के सहयोगी के रूप में, परामर्शदाता के रूप में वक्ताओं का स्वागत भी करें और अपनी बात भी रखें। और सहकार का, चूंकि सहकारी विभाग से साथी जुड़े रहे हैं, तो सहकार की जो भूमिका है वो अच्छे से वो समझते हैं, उसको जानते हैं, तो उस पर भी बात रखने हम चाहेंगे।
साथी आदित्य कमल, उनका स्वागत है। साथी, आपका ऑडियो माइक म्यूट है, उसको ऑन कर लीजिए। जी, अभी हो अब जा रही है? जी जी, आ रही है। आवाज जा रही है ना? हाँ, ठीक है। साथियों, भगत सिंह के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आप अपने इस वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हैं। मैं इसको एक कदम के रूप में, एक अगले कदम, आपके जो प्रयास चले आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, उसमें एक माइलस्टोन है। और मैं काफी उत्सुकता से आपके प्रयोगों को देख रहा हूं। मैं चर्चा भी करता रहा हूं, 5 मिनट के बदले अगर 7 मिनट हो जाए तो माफ कीजिएगा। तो भगत सिंह को याद करना जरूरी है। भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका था तो एक बात कही थी उन्होंने कि बहरों को सुनाने के लिए आवाज की जरूरत, बम के धमाके की जरूरत होती है। लेकिन इसके बाद दरअसल भगत सिंह की महत्ता सामने आती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बम नहीं फेंका था, उन्होंने साथ में पर्चे फेंके थे। और जो उन पर अदालती कार्रवाई चली, उस पूरी अदालती कार्रवाई का उपयोग उन्होंने जन चेतना, जन उभार के प्रचार प्रसार के रूप में बिल्कुल ही सुचिंतित ढंग से, सुनियोजित ढंग से किया कि हमें इस मंच का उपयोग किस तरह से भारत में जन जागरण के रूप में करना है। भारत की जनता के बीच एक क्रांतिकारी चेतना फैलाने के लिए हमको इसका उपयोग करना है। बाद में बम के सिद्धांत पर भी बातें हैं, बाद में बिल्कुल उनमें जो वैचारिक परिवर्तन आते गए और समाजवादी विचारों की तरफ उनका रुझान होता गया, एक विस्तृत है। लेकिन भगत सिंह का कल जन्मदिन है और भगत सिंह को याद करते हुए हम समझ सकते हैं कि किसी भी युग में, अभी साथी हिमांशु जी ने सबों की बात कही कि गांधी भी अखबार निकालते थे, और अंबेडकर भी अखबार निकालते थे, मार्क्स भी अखबार निकालते थे, लेनिन भी अखबार निकालते थे। अखबार संचार का उस समय साधन था, इसलिए सभी अखबार निकालते थे। अखबार निकालना जरूरत थी। अगर अखबार न निकालते तो अपने विचारों का प्रसार आप नहीं कर सकते थे। अखबार निकालना, छापा खाना जब लीगल नहीं था तो इलीगल ढंग से छापे खाने डाल करके और अखबार निकाले जाते थे। और अखबार की धारणा इस रूप में थी कि अखबार वो केंद्रीय चीज थी, वह केंद्रीय मुद्दा था जिस पर पार्टियां ऑर्गेनाइज होती थीं, जिस पर संगठन ऑर्गेनाइज होते थे। तो आज साथियों, आज तो संचार क्रांति का युग आ गया है। 80s के बाद से संचार क्रांति का युग आ गया है। हमारे साथी वक्ताओं ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से रखा कि आज का जो प्रतिक्रियावादी शासक वर्ग है, उसका जो खेमा सत्तासीन है, वह घोर प्रतिक्रियावादी, वह सिर्फ प्रतिक्रियावादी नहीं है, वह घोर प्रतिक्रियावादी है, पतन की स्थिति में है। और उसने अपनी सारी पतनशीलता को बहुत ही एग्रेसिवली डाल दिया है जनता के माथे पर, जन समुदाय के माथे पर, समाज के माथे पर, समाज की छाती पर वह सवार है अपनी सारी प्रतिगामी के साथ, विचारों के साथ, प्रयासों के साथ। और इसका परिणाम हम देखते हैं कि इस पर तो अलग से बातें होंगी पवन जी से, और ये सब लोग बोलेंगे कि भाई शासक वर्ग का प्रतिक्रियावादी अटैक बहुत ज्यादा। लेकिन आज का विषय मैं समझता हूं कि साथी पवन ने जो रखा है वो बहुत सोच समझ के, भाई प्रतिक्रियावादी शक्तियां प्रभावी हैं, हावी हैं, छाती पर चढ़ी हुई हैं,
गर्दन पर सवार हैं, दमघोटू वातावरण बनाई हुई हैं, तो इससे क्या मतलब है भाई? हम क्या चुपचाप बैठेंगे? शासक वर्ग तो लाठी लेकर के शासन करता। आज का जो टॉपिक है, आज का सब्जेक्ट जो है वो ये है कि दरअसल हमारे सामने इसके बरक्स, इसके विष क्या चुनौतियां आ चुकी हैं। उन चुनौतियों का सामना जन पक्षधर लोग, जो सचेत लोग हैं, जिनके दिमाग पर समझिए कि सीधा निशाना है। आप एक वक्तव्य, एक भाषण सुनते हैं, ये महानुभाव का, बहुरूपीय का एक भाषण सुनते हैं, वो आपको टॉलरेट नहीं, एक बौद्धिक व्यक्ति उसे टॉलरेट नहीं कर सकता है। आपको अभिव्यक्ति का संकट आ जाता है कि आप अपने आप को कहां अभिव्यक्त करें, कैसे अभिव्यक्त करें। और ये वो बिंदु है जहां पर कि हम साथी पवन जैसे लोगों को, अन्य साथी जो थिएटर के क्षेत्र में हैं, जो अखबारों के क्षेत्र में हैं, जो पत्रिकाओं के क्षेत्र में हैं, जो आवाज की दुनिया के क्षेत्र में हैं, जो छोटे छोटे प्रयोग कर रहे हैं, छोटे छोटे लेकिन सुचिंतित प्रयोग कर रहे हैं। और वाकई आज वो चुनौतियों का सामना, आपने सही कहा, आप सही बात बोलेंगे, आप पर यूएपीए लगा दिया जाएगा। आप फेसबुक पर बोलेंगे, आपको यूएपीए लगा दिया जाएगा। लेकिन इन चुनौतियों का सामना इन्हीं औजारों से करना होगा जो उपलब्ध हैं और जिसे शासक वर्ग ने ही उपलब्ध करवाया है। इसी संचार क्रांति के माध्यम से उन चुनौतियों पर विचार विमर्श करते हुए हमें अपने रास्ते तलाशने हैं, और रास्ते तलाशे जा रहे हैं। हाँ, प्रयास निश्चित तौर पर छोटे छोटे हैं, कोऑर्डिनेटेड नहीं है। पूरे देशव्यापी कोई लीडरशिप, कोई आंदोलन, कोई विजन जो इवॉल्व करना चाहिए, वो मुझे लगता है कि वी आर इन इवोल्यूशनरी पीरियड। हम इवोल्यूशन के पीरियड में हैं। तो साथी, मैं जो चुनौतियां देख रहा हूं, इसकी तरफ इंगित करते हुए 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। चुनौतियां 3 हैं। एक सबसे बड़ी चुनौती है जो आर्थिक चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो आर्थिक चुनौती है। आपको मालूम है कि ये जिस कारपोरेट मीडिया की बात की जा रही है, उसको सरकार, ये डाटा आई थिंक मे नॉट बी एग्जैक्ट, लेकिन शायद पिछले वर्षों में 235 करोड़ का एड अन्य तरीके से उनको ये किया है। इसके लोग जो हैं खुद सरकार में हैं, और खुद एक घराना, केवल अंबानी घराना 10-10 टीवी चैनलों का मालिक है। तो शासक वर्ग जो कहा जाता है कि शासक वर्ग अपने का ही विचार प्रभावी होता है, क्योंकि वह संसाधनों का मालिक है। उसके काउंटर में हमें अपने संसाधन, साथी कात्यायनी ने भी चर्चा की, छोटे छोटे संसाधन, सोचे डॉक्यूमेंट्री, आवाज की दुनिया में जैसे आप काम कर रहे हैं। मैंने रजा साहब की कुछ फिल्में देखी हैं छोटी, इनके छोटे छोटे की रचनाओं का पाठ सुना है। तो ये इन छोटे छोटे प्रयासों से, और इसमें आपका प्रयास साथी पवन मायने रखता है। और मैं कहता हूं कि मैं उत्सुकता से देख रहा हूं आपकी सफलता को, क्योंकि मैं नहीं देखता कि केवल उड़ीसा, ये क्यों नहीं पटना में हो, ये क्यों नहीं कानपुर में हो, लखनऊ में हो, ये क्यों नहीं एक कोऑर्डिनेटेड चैनल हो। एफएम रेडियोज के जैसे चैनल खुले हुए हैं, अगर ये जन जन तक जा सकते हैं तो आपके प्रयास को मैं उत्सुकता से, चाव से, रुचि से मैं फॉलो करता हूं, देखता हूं, और मैं निश्चित तौर पर स्वीकार करता हूं कि आप इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आर्थिक के लिए आपने जो सहकार शब्द का प्रयोग किया है, ये मायने रखता है, क्योंकि पूंजीवाद के अंतर्गत प्रहार का जो चमड़ी बचाने का जो पहला उपाय होता है, वो सहकारी उपाय होता है। सहकार का प्रयोग सब जगह, यही नहीं, ये रूस से लेकर के सब जगह सहकार का प्रयोग हुआ। हाँ, कि ये कोऑपरेटिव्स खोलना, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव्स खोलना, चमड़ा बचाने का पाला। तो आर्थिक चुनौती है कि आर्थिक संसाधनों को हम कैसे जमा करें। दूसरी चुनौती वैचारिक चुनौती है। चुनौती जो अटैक हो रहा है, उसके काउंटर में हम किन विचारों को दे रहे हैं। उन विचारों को फॉलो करने वाले
तो वैचारिक चुनौती के साथ जो जुड़ी हुई बात है वो है कि आपके पास उन विचारों से लैस कमिटेड टीम है कि नहीं, एक डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि नहीं, जो कि एक सुचिंतित और सुनिर्धारित दिशा में चीजों को आगे बढ़ा सके, तभी हम सफल होंगे। तो दूसरा जो वैचारिक है कि वैचारिक चुनौती है, और तीसरा चुनौती जो है वो है शासक वर्गीय प्रहारों की चुनौती। क्योंकि जब भी आप ऐसे काम करते हैं, अभी में मुझे लग रहा है कि अभी कम हो रहा है। मुझे जब कहानियां सुनने को मिलती कि प्रेमचंद की रचनाएं जला दी गईं, जब्त कर ली गईं, हजारों की संख्या में छपी हुई मटेरियल, फिल्में जला दी गईं, वो सब होगा, आपके रेडियो स्टेशन पर धावा होगा। तो ये तीन चुनौतियां मुझे नजर आती हैं, केवल सहकार रेडियो के लिए ही नहीं। मैं एक पत्रिका निकालूंगा तो उसके लिए भी, कोई अखबार निकालेंगे तो उसके लिए भी, उनको भी इन तीन चुनौतियों के बारे में गंभीरता से विचार करके इनका हल निकालते चलना चाहिए। समस्याएं सामने आएंगी, कठिनाइयां सामने आएंगी, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि बहुत सरलता से हम अपनी मंजिल तक पा जाए, मंजिल तक चल देंगे, मंजिल तक चल देंगे दो पंक्तियों के साथ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कमिटेड लोग, वैचारिक प्रतिबद्धता के लोग और एक सुचिंतित डायरेक्शन में चलने वाले लोग, ऑर्गेनाइज्ड होकर के चलने वाले लोग अगर अपनी राह पर बढ़ चलेंगे तो वो जरूर आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन मंजिल तक पहुंचेंगे। साथी पवन, आप भी सफल होंगे और मैं कहूंगा कि आपका प्रयास जरूर सफल होगा, जरूर सफल होगा। एक दो पंक्तियां रजा साहब भी हैं तो मैं क्या कहा जाता है, ये साथी रजा है तो मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि झुक के आया सलाम करके गया, झुक के आया सलाम करके गया, सावधान सावधान वो अपना काम करके गया, सावधान वो अपना काम करके गया, झुक के आया सलाम करके गया, सावधान वो अपना काम करके गया। सरे बाजार खड़ा बेच रहा था सपने, सरे बाजार खड़ा बेच रहा था सपने, आप खोए रहे वो सब नीलाम करके गया, आप खोए रहे वो सब नीलाम करके गया। शुक्रिया साथियों, आप सबों का क्रांतिकारी अभिवादन, और आपने समय दिया, आपने सुना, धैर्य से बड़ी गंभीरता से सुना, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद साथियों। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया साथी, आपने बहुत ही जोश से भर दिया पूरे इस कार्यक्रम को। और निश्चित तौर पर सहकार रेडियो आप जैसे साथियों का साथ पा करके, मार्गदर्शन पा करके आगे बढ़ेगा। और ये जो प्रयास है पवन, तो हम सामने दिख रहा हूँ, लेकिन हमारे पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो अपने थोड़े थोड़े बहुत ही व्यस्तम दिनचर्या से समय निकाल करके, जैसे हमारी तकनीकी टीम है, वो IIT में साथी हैं, रिसर्च कर रही हैं, उनके पास बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन वो हमारा कार्यक्रम आज होस्ट कर रही हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग इस काम को अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कुछ साथी मुंबई से हैं, कुछ दिल्ली से हैं, पटना से हैं कुछ साथी, और कुछ हमारे साथी बाहर से भी सहयोग कर रहे हैं, कुछ विदेशों से भी जुड़ करके लोग इसको बड़ी उम्मीदों से देख रहे हैं। कनाडा के कुछ साथी हैं जो पंजाबी मूल के हैं और हमें आर्थिक सहयोग भेजते रहते हैं, कई बार सुझाव भेजते रहते हैं। तो ये एक सहकार का पूरा हम प्रयोग कर रहे हैं और पूरी आशा है कि ये प्रयोग आगे बढ़ेगा। तो इस आशा के साथ और हम आगे बढ़ेंगे, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने। हमारा कार्यक्रम एकदम समय पे चल रहा है और गौहर रजा जी के पास पर्याप्त समय है, हम उनके पास आते हैं। गौहर रजा को आज के डेट में, आज की तारीख में जो भी प्रगतिशील आंदोलनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें से ऐसा शायद ही कोई हो जो नहीं जानता होगा। उनकी नज्म पर, उनकी जो रचनाएं हैं, उन पर लगातार कुछ जो चाटुकार और कारपोरेट मीडिया है उसने बहुत सारी चीजें भी की है, हालांकि उसके लिए माफी उसको मांगनी पड़ी। हमने देखा
तो लगातार आप भी क्रांतिकारी तरीके से रचनाओं के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के माध्यम से, अपने वक्तव्यों के माध्यम से और भी समाज में जो चर्चा बहसें हैं उनके माध्यम से आप सक्रिय हैं और इस समाज को लगातार प्रगतिशील, तार्किक और वैज्ञानिक बनाने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। हम सभी प्रयास कर रहे हैं जो भी हमारे इस मंच पे दिख रहे हैं, और तो हम आपका स्वागत करते हैं और सहकार रेडियो के इस प्रयास के बारे में भी आप अपनी बात रखें। और वैकल्पिक मीडिया का जो पूरा आंदोलन चल रहा है पूरे देश के स्तर पर, उसको कैसे हम एक सहकारी ढांचे में ला सकते हैं, कैसे हम एक कोऑर्डिनेटिव तरीके से हम एक मंच पे ला सकते हैं और कैसे बड़ी शक्ति के रूप में हम ये काम जो कारपोरेट और चाटुकार मीडिया इसके बरक्स हम खड़ा कर सकते हैं, इस पर भी अपनी बात रखें। आपका स्वागत है गौहर रजा जी। बेहद शुक्रिया पवन जी। मैं तनु का भी शुक्रिया अदा कर दूं। यहाँ कात्यायनी जी बैठी हुई हैं, हिमांशु साहब हैं, अमिताभ साहब हैं, आदित्य साहब हैं, तो मैं अपने दोस्तों में अपने को पा रहा हूँ और इसलिए खासतौर से पवन आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जहाँ तक आज के टॉपिक का सवाल है उसमें ज्यादातर बातें कवर हो चुकी हैं और बहुत मौसर तरीके से, बहुत जोरदार तरीके से उन सारे मुद्दों को जो मीडिया और मीडिया से बाहर समाज में जुड़े हुए हैं उन पर बात हो चुकी है। मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं पीछे की तरफ, तो शायद हमको कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी। 1857 के आते आते मीडिया उभरना इस देश में शुरू हो चुका था, प्रिंटिंग प्रेस आ चुका था और इससे पहले के हमारा जो स्वतंत्रता का आंदोलन है वो एक शक्ल लेना शुरू करता, मीडिया शक्ल ले चुका था। तो मीडिया अगुवाई कर रहा था उस वक्त और दो तरह का मीडिया उभर रहा था। एक तरह का वो मीडिया था जिसको आज हम कॉर्पोरेट मीडिया कहते हैं और दूसरी तरफ वो मीडिया है जिसको हम ऑल्टरनेटिव मीडिया कहते हैं, जैसे कि सहकार रेडियो आज के दौर। ये जो प्रोसेस था ये धीरे धीरे हमको दिखाई देता है कि बढ़ता जाता है और शुरुआत में दिल्ली और कलकत्ता और बॉम्बे और मद्रास और जो मेट्रोपॉलिटन टाउन आज के हैं वहां पर हमको ये मीडिया उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ धीरे धीरे छोटे शहरों में भी फैल रहे हैं और एक खास चीज जो देखने की है वो ऑल्टरनेटिव मीडिया, जो वर्नाकुलर जिसको अंग्रेजों ने कहा, सबसे पहला अटैक उसके ऊपर आया। अंग्रेजी का जो मीडिया था, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह आ चुके थे, उनके ऊपर पहला अटैक नहीं दिखाई देता है हमको सबसे पहला अटैक दिखाई देता है वर्नाकुलर मीडिया के ऊपर, जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, वर्नाकुलर प्रेस बिल लाया गया वगैरह वगैरह। तो ये चीज के वर्नाकुलर मीडियम या जिसको हम आज ऑल्टरनेटिव मीडिया कहते हैं, अटैक हमेशा उसी के ऊपर आएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट मीडिया बहुत जल्दी के साथ अपने को अलाइन कर लेगा जो भी सत्ता में है उसके साथ, जो हमें आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में आप लोगों ने बातचीत की कि किस तरह से फांसीवादी ताकतों ने सत्ता को हथियाया है और वो उसका किस तरह से सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं दमन करने के। लेकिन अगर हम इतिहास के ऊपर एक नजर डालें तो हमारा जो उभरता हुआ कैपिटलिस्ट था उस दौर में, वो भी कहीं ना कहीं इंपीरियलिज्म के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ इस पूरी लड़ाई में एक हद तक शामिल था। और इसीलिए हमें यह दिखाई देता है कि जब एक नौजवान और उसकी संस्था ये फैसला करती है कि वो बम फेंकेंगे पार्लियामेंट के अंदर, तो एक दिन पहले उस पैम्फलेट को, जिस पैम्फलेट का जिक्र अभी आदित्य जी ने किया था थोड़ी देर पहले, जो फेंका गया था, वो हिंदुस्तान टाइम्स के एक कॉरेस्पॉन्डेंट को दे देते और अगले दिन जब
इस धमाके की खबर छपती है तो हिंदुस्तान टाइम्स में वो पैम्फलेट भी छपता है। और तभी भगत सिंह और उसके साथी ये कहते हैं कि 23 साल की जिंदगी से और क्या मांगा जा सकता था। मैं जब पॉलिटिक्स में दाखिल हुआ था तो मैंने सोचा था कि मैं इस नारे को जन जन तक पहुंचाऊंगा, जो नारा इनकलाब जिंदाबाद का था। और फिर भगत सिंह ने आगे कहा था कि 23 साल की जिंदगी से और क्या मांगा जा सकता है, आज ये नारा सारे देश में गूंज रहा है। तो मीडिया की ताकत, चाहे वो कॉरपोरेट मीडिया हो या ऑल्टरनेटिव मीडिया हो, इन दोनों की ताकत को हमें कम करके नहीं आंकना चाहिए। हमको ये मालूम होना चाहिए कि दोनों के अंदर जहन बदलने की, दिमाग बदलने की, सोच बदलने की एक बड़ी ताकत होती है। और सिर्फ ये ताकत ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में। हमेशा मीडिया की ताकत, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर का क्यों ना हो, एक हमेशा स्पेस होती है उसके अंदर, और वो खुद मीडिया की और कॉर्पोरेट सेक्टर की जरूरत होती है कि वो प्रतिरोध जो है उसकी आवाज को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं, बॉम्बार्ड करने की कोशिश करते हैं वो ऐसे मैसेजेस से, ऐसी जानकारियों से, ऐसे भ्रम से कि वो आम जनता की जहन को जकड़ करके अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन एक हमेशा खाना होता है छोटा सा कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको वो अखबार, वो मीडिया जनता के बीच में बेचना भी होता है। इसलिए हमेशा एक खाना वहां मौजूद होता है जो कि इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिसको इस्तेमाल करते रहने की जरूरत होती है। पर जब मैं ऑल्टरनेट मीडिया की बात करता हूं तो देश में पिछली सदी के आते आते हजारों की तादाद में छोटे छोटे प्रेस, चाहे वो अंडरग्राउंड हो जैसा अमिताभ जी ने कहा, और चाहे वो ओवरग्राउंड, और जितनी देर के लिए भी ओवरग्राउंड, जितनी देर वो जिंदा रह सके, हजारों की तादाद में छोटे छोटे पर्चे, छोटे छोटे मैगजीन्स, छोटे छोटे अखबार निकलने शुरू हो चुके। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमें ये पता लगता है कि ये अखबार जन्म लेते रहे, खत्म होते रहे, ये पर्चे बंटते रहे, खत्म होते रहे। तो मुझे एक ही तरह की इमेजरी दिमाग में आती है। ये समाज जो है ये उबलते हुए पानी की तरह से उस फ्लेम पे रखा है, उस आग पे रखा है जो समाज पैदा कर रहा है। और अगर एक बर्तन के अंदर पानी है तो वो पानी जब तक है उसके अंदर, वो कॉर्पोरेट मीडिया की तरह से वो स्टेबल है, उसके पास बहुत बड़ी ताकत मौजूद है, उसके पास सारा पैसा मौजूद है, उसके पीछे कॉर्पोरेट सेक्टर मौजूद है जो उसको जिंदा रखना चाहता है, जो जरूरत है उसकी कि उसे जिंदा रखे, टेलीविजन चैनल्स को जिंदा रखे, अखबारों को जिंदा रखे, मैगजीन्स को जिंदा रखे, क्योंकि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन अगर ये पानी उबल रहा है तो इसकी सतह के ऊपर हमेशा बुलबुले मौजूद होते हैं। बुलबुलों की जिंदगी छोटी हो सकती है, बुलबुलों का कद छोटा हो सकता है, पर किसी एक वक्त में उबलते हुए पानी में वो बुलबुले पूरी सतह को कवर किए रहते हैं। और इसलिए हमें अक्सर अपने जो एफर्ट्स हैं, जैसे आप सहकार रेडियो की बात कर रहे हैं, वो हमें अपने एफर्ट्स छोटे दिखाई देते हैं। हम में से सब ने ये कहा कि आपका छोटा सा प्रयास है, और पवन ने तो शुरुआत ही इससे की थी कि छोटा सा प्रयास है। मैं ये समझता हूं कि ये प्रयास मिल करके बहुत बड़े प्रयास हैं। ये हमेशा हावी रहते हैं उस मीडिया के ऊपर जो मीडिया
पूरी ताकत के साथ आम जनता की ज़हनियत को बदलने की कोशिश में लगा रहता है। हाँ, वो मिडिल क्लास की ज़हनियत को, वो एक बड़े सेक्शन की ज़हनियत को बदलने में या उसको जकड़ने में कामयाब जरूर होता है, लेकिन अवाम की अपनी आवाज अलग अलग जगहों के ऊपर ऑल्टरनेटिव मीडिया हमेशा उठाता रहा है और वो पूरे के पूरे समाज में फैलती रही। वो आवाज बटी हुई हो सकती है, जैसा कहा गया अभी, सारे ही वक्ताओं ने उस आवाज को बटे हुए होने पर चिंता जताई, इसलिए शायद वो बहुत जोर से सुनाई नहीं देती। सहकार रेडियो जो है वो अपना काम अपने इलाके में, अपने लोगों के बीच में, एक खास जबान में उनके चिंताओं को व्यक्त करते हुए उनकी सोच की सतह को बढ़ाने का काम लगातार करता रह सकता है। पर ऐसे एफर्ट्स लगातार हिंदुस्तान में जगह जगह हो रहे हैं। वो हो सकता है कि एक वक्तव्य हो, वो हो सकता है कि आज की एक मीटिंग हो, वो हो सकता है कि आपका एक प्रोग्राम हो जो बहुत मशहूर हो जाए, वो हो सकता है कि कभी कुछ वायरल हो जाए आपका और बाकी कम सुना जाए। ये सारी प्रोसेस जो है वो लगातार समाज के अंदर चलती रहती है, लेकिन ये याद रखिए कि सतह के ऊपर ये बुलबुले हमेशा हावी रहते हैं। ये बटे हुए हो सकते हैं, इनकी जिंदगी कम हो सकती है, ये फूट सकते हैं। कभी कोई अपनी जेब से निकालता है पैसे और वो पैसे का इस्तेमाल करके एक छोटा सा एफर्ट शुरू करता है, चाहे वो रेडियो का एफर्ट हो, चाहे वो पर्चे निकालने का हो, चाहे वो मैगजीन निकालने का हो, और जब उसकी दौलत सारी खत्म हो जाती है, वो रिटायर हुआ है। मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो रिटायरमेंट के सेटलमेंट के बाद घर बैठ करके पर्चा निकालने का प्रयास करते हैं, और जब तक उनकी जेब में होता है और जब तक उनके साथियों की जेब में कुछ पैसा होता है, वो चलता रहता है और वो उसको जितनी भी कोशिश है उसमें वो चला पाते हैं। वो खत्म हो जाते हैं तो कोई ना कोई और रिटायर होता है कहीं, कोई ना कोई और नौजवान उठता है कहीं, और इस तरह से लगातार ऑल्टरनेटिव मीडिया समाज के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग नजरिए से देख करके उनकी सोच के स्तर को बढ़ाता रहता है। दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि अभी कई चिंताएं व्यक्त की गई। मेरा मानना यह है कि नेटवर्किंग का जहां तक सवाल उठाया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि एक दूसरे को के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने में ही एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। लेकिन आंदोलन खड़ा होना, एक इनकलाब की तरफ कदम बढ़ाना, वो दो स्तर पे होता है। एक पॉलिटिकल स्तर पे होता है और एक समाज के जो सोच है बदलने के स्तर के ऊपर होता है। हम कभी कभी ये बात भूल जाते हैं और इसलिए हम अपने रोल को भी भूल जाते हैं। हम में से ज्यादातर का रोल समाज की मानसिकता को बदलने और लगातार उस मीडिया के ऊपर जिसका इस्तेमाल कॉरपोरेट कर रहा है लोगों को भ्रमित करने के, जो मजदूरों के खिलाफ खड़ा है, जो किसानों के खिलाफ खड़ा है, जो आम के खिलाफ खड़ा है और उनके ऊपर हर हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, हम कभी कभी निराश से हो जाते हैं। हमें निराश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारा काम असल में लोगों की मानसिकता और इस मीडिया के खिलाफ टक्कर लेने की। जो काम इनकलाब का दूसरा है पहलू है, वो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। वो अगर कदम उठाती हैं, और मुझे यकीन है कि लगातार इसके प्रयास लेफ्ट फोर्सेस करते रहे हैं हमारे देश के अंदर कि व्यापक से व्यापक आंदोलन को बढ़ाया जाए। ये जो गठजोड़ है दोनों के बीच में,
हमारा जो ऑल्टरनेटिव मीडिया है, और साथ में पॉलिटिकल फोर्सेस जो लेफ्ट के हैं, इस गठजोड़ से ही कुछ पैदा हो सकता है। मेरी दुआ तो हो सकती है कि सहकार रेडियो देश का सबसे ज्यादा पॉपुलर रेडियो कभी बन जाए, पर ये मेरी दुआ हो सकती है, ये मेरा ख्वाब हो सकता है। इसको अगर हकीकत बनना है ख्वाब को, तो बिना पॉलिटिकल फोर्स के ये ख्वाब हकीकत नहीं बन सकता। ये ख्वाब तब हकीकत बनेगा जब पॉलिटिकल फोर्सेस हिंदुस्तान भर में एक बड़ा व्यापक आंदोलन पैदा करते हैं। हमारी आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हर ऐसे एफर्ट, जो एफर्ट छोटे लेवल पे किया जा रहा है, जिसको हम छोटा समझते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये पहला कदम है, हर ऐसे एफर्ट को, हर ऐसे प्रयास को पूरी तरह से जब जब जरूरत हो सपोर्ट करें, जितनी कर सकते हैं करें, प्रोत्साहन करें। खाली कंपटीशन कभी कभी हमको दिखाई देता है लेफ्ट और प्रोग्रेसिव फोर्सेस में कि अच्छा उन्होंने बहुत बढ़ा लिया है अपना काम वगैरह वगैरह। ये टकराव भी हमें दिखाई देता है। इस टकराव को जितना हम कम कर सकते हैं वो सबसे बड़ी हमारी चुनौती है। हम एक दूसरे के साथ कंधा मिला करके ये सोच करके हम वो छोटे बुलबुले हैं, दूसरे बुलबुले के साथ हमें हाथ बढ़ाना होगा, दोस्ती करनी होगी। कंपटीशन से काम नहीं चलेगा। ये जरूरी है कि ये प्रोत्साहन लगातार करते रहें। और जिस देश में हम रह रहे हैं वो इतना बड़ा देश है, इतना व्यापक है कि जब तक पॉलिटिकल फोर्स इस देश का वामपंथ एक बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर देता इस देश के अंदर, तब तक हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम छोटे बुलबुले की तरह से जगह जगह लगातार प्रयास करते रहें, चाहे वो एक रेडियो की फॉर्म में हो, चाहे वो एक वेबसाइट की फॉर्म में हो, चाहे वो एक डॉक्यूमेंट्री की फॉर्म में हो, चाहे वो एक मैसेज की फॉर्म में हो, चाहे वो एक वक्तव्य की फॉर्म में। हमें इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। हमें लगातार ये देखते रहना पड़ेगा कि कहाँ कौन टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है उस मीडिया के साथ जिसको हम कॉर्पोरेट मीडिया कह रहे हैं। उन लोगों को तलाश करना पड़ेगा जिनके साथ हमें कंधा मिलाना है। दोस्तों, ये बात समझना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल में कि कॉर्पोरेट मीडिया में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। उसकी तरफ इशारा किया गया, मैं उसको थोड़ा सा और उसके बारे में बात करना चाहूंगा। 80 के दशक तक कॉर्पोरेट मीडिया का एक जो पैसा आता था, जिस पर वो चलता था, ये बात सही है कि ज्यादातर पैसा एडवर्टाइजमेंट से आता था, लेकिन एक ऐसा पैसे का हिस्सा था जो वो जनता से लेते। जनता से लिया हुआ पैसा इस बात की लिए उनको बाध्य करता था कि वो जनता जिससे वो पैसा ले रहे हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ बात करें, उसके बारे में कुछ ना कुछ खबर दें। 80 के दशक के बाद ये पैसा इकट्ठा करना उनके लिए, जो अखबार आपके और मेरे घर में आता है, जो मैगजीन आपके घर में मेरे घर में आता है, उसकी कीमत अपनी छपाई की और जो कागज लगता है उसकी 50 और 60 रुपए से ऊपर की कीमत होती है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो 1 रुपए का बिक रहा है, अगर वो 5 रुपए का बिक रहा है और वो 50 रुपए हैं, तो उसमें से 45 रुपए कॉर्पोरेट सेक्टर का है,
तो अगर वो कॉरपोरेट सेक्टर का है तो फिर कॉरपोरेट सेक्टर के लिए ही चलाया जा रहा है, तो फिर वो एडवर्टाइजमेंट के लिए ही चलाया जा रहा है। उनकी जिंदगी कायम रखने की जरूरत है कि वो कुछ खबर देते रहे, पर वो खबर ऐसी हो जो उन लोगों को इंटरेस्ट करे, जो उन लोगों के ज़हन तक पहुंचे जो चीजें खरीदना चाहते हैं। वो बेचने का एक साधन है, वो बात उनसे करेंगे जो खरीदने की ताकत रखते हैं। अभी दोस्तों ने कहा, और जो बात बिल्कुल सही है, कि वो फिल्म के कुछ किसी का छज्जा टूट गया है, उसके ऊपर लगातार मीडिया फोकस कर रहा है। वो करेगा ही फोकस, क्योंकि मिडिल क्लास का वो सेक्शन जो इनका माल खरीद सकता है, जिसके अंदर खरीद की ताकत है, वो किसान में इंटरेस्टेड नहीं है, और ये किसान तक पहुंचना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं पहुंचना चाहते? इसलिए नहीं पहुंचना चाहते कि अगर 10 रुपए का अखबार है और एडवर्टाइजमेंट 100 रुपए का मिल रहा है, तो हर अखबार की कीमत अगर 1 रुपया जनता से लिया जा रहा है, मैं बहुत आसान करके बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो 10 अखबार पैदा किए जा सकते हैं। जिस दिन 11वां अखबार पैदा किया गया, उस दिन उन्हें घाटा शुरू हो जाएगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का पैसा लिमिटेड है। जनता से 1 रुपया लिया जा रहा है, 9 रुपए वहां है। तो जिस दिन 11वां अखबार उन्होंने प्रोड्यूस किया और बेचने की कोशिश की, तो 9 रुपए का घाटा हुआ। इसलिए वो न जनता की बात करेंगे, ना आम जनता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, न गरीबों की खबरें आएंगी, न किसानों का दुख होगा उसमें। लेकिन जब ये चीजें मिडिल क्लास को और वो जो परचेजिंग पावर रखते हैं उनको इफेक्ट करने लगेगी, तो कभी कभी हेडलाइन देनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं समझता हूं कि वो मीडिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें कल तक एक एडिटर रखा जाता था, रिपोर्टर्स रखे जाते थे, आज एडिटर की ज्यादातर जगह पोस्ट ही खत्म कर दी गई। मालिकान खुद एडिटर बन बैठे, उन्हें जरूरत ही नहीं है। ये बात नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो है ही प्रॉब्लम उनकी कि उन्हें मुनाफा चाहिए, इसलिए कोई भी ज्यादा पैसे जिसको देने पड़े हर महीने उसको निकालने की कोशिश की जाएगी, वहां से उसको रिडंडेंट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ असल में उन्हें जरूरत ही नहीं। असल में जरूरत इस बात की है उनको कि वो खबर छपे जो उस आदमी तक पहुंचे जो आदमी खरीद सकता है एडवर्टाइजमेंट जिस चीज का किया गया है। तो असल में अखबार एडवर्टाइजमेंट के लिए चलाया जा रहा है, असल में टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट के लिए चलाया जा रहा है, असल में सारी चैनल्स जितनी भी हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर वो एडवर्टाइजमेंट के लिए चलाई जा रही है। क्योंकि नहीं चल सकती खाली एडवर्टाइजमेंट पे, कोई खरीदेगा नहीं, इसलिए मिर्च मसाला दे करके परोसा जाता है वो एडवर्टाइजमेंट। और यहां जो अल्टरनेट मीडिया है उसका महत्व कहीं ज्यादा बढ़ जाता है, अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए। लेफ्ट फोर्सेस को इस बात को समझना पड़ेगा कि छोटे छोटे प्रयास कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने जरूरी हैं। लगातार ये दुहाई देते रहना कि हमारी रीच हजारों लाखों लोगों तक नहीं हो रही है, ये गलत है। हमें अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। हमें स्ट्रेटेजी ये लागू करनी पड़ेगी कि हम छोटे छोटे हजारों प्रयास करें
और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है उसमें ये शक्ति है कि कम पैसों में, कम लागत में लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा जा सके अगर ये छोटे छोटे प्रयास लगातार किए जाएं। मैं ये समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि जिस तरह से टेलीविजन चैनल्स ने और अखबारों ने अपनी एसोसिएशंस बनाई हैं, जिस तरह से कम्युनिस्ट पार्टीज ने इनिशिएटिव लेकर के इप्टा बनाया था, जिस तरह से हमारे कम्युनिस्ट मूवमेंट ने वर्कर्स एसोसिएशन बनाई थी, बिल्कुल इसी तरह से आज इस छोटे मीडिया को, जो बहुत बड़ा है देश में, उसको एकत्रित करने के लिए लूज एसोसिएशंस बनानी पड़ेगी। वो अपना अपना काम करते रहे, उनको पूरी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए अपने इलाके की बातें रखने की, अपने इलाकों के मसले उठाने की, लेकिन ये एसोसिएशन जो बड़े देश के मुद्दे हैं वो भी आवाम तक पहुंचाने में आपस में एक दूसरे के साथ साझा करके चीजें आगे बढ़ सकें। तो हमारी दो जिम्मेदारियां होंगी। पहली जिम्मेदारी ये होगी कि इन सारे छोटे जो एफर्ट्स हैं, जिसमें मैं सहकार रेडियो को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, वो इकट्ठा हों, एसोसिएशन के लेवल के ऊपर अपनी एसोसिएशन बनाएं, एक मूवमेंट खड़ा करें, अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ें। कल को अगर एक दूसरे के ऊपर हमला आए, जो आएगा जरूर, जैसा मैंने कहा था कि अंग्रेजों का भी पहला हमला वर्नाकुलर उसके ऊपर हुआ था। कोई रेगुलेशंस शुरू में कॉर्पोरेट सेक्टर का जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसके लिए नहीं आए थे, उसके बाद में आए। तो यहां भी ऑल्टरनेट मीडिया के ऊपर ही सबसे बड़ा हमला होगा, सबसे पहले हमला होगा, जो जारी है। होगा का सवाल नहीं है, वो बढ़ता जाएगा। तो इस वक्त एसोसिएशन की जरूरत है और इसमें कम्युनिस्ट पार्टीज को, लेफ्ट फोर्सेस को पहल कर एक दूसरे के साथ खड़े होने की ताकत पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन बनाई गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे इप्टा बनाई गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म लेखकों के लिए, गायकों के लिए, हमारे जो नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं उनके लिए बने। आज ही शुरुआत करनी होगी उसकी हमको। मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद ऑल्टरनेट मीडिया से, क्योंकि ऑल्टरनेटिव मीडिया हमेशा छिन्न भिन्न रहेगा और कितनी भी ताकत लगा ले, फासीवाद अपनी पूरी ताकत के साथ उसको दबाने की कोशिश करे, इन बुलबुलों को निकलने से रोक नहीं सकते। एक बुलबुले को दबाएगा, दूसरा कहीं और निकलता। उबाल है समाज के अंदर और ये बुलबुले उस उबाल की जरूरत को पूरा करने के लिए निकलते हैं। इसलिए बड़ा कोई एफर्ट करके और हम ये सोचे कि सारे देश के ऊपर छा जाएंगे और जी टेलीविजन को टक्कर दे पाएंगे और हम ऐसा एक अखबार खड़ा कर पाएंगे जो टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा या हिंदुस्तान टाइम्स जैसा हो और वो प्रोग्रेसिव हो और वो इनकलाबी हो, ऐसा होगा नहीं। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये कि हम एक इनकलाबी फरीजा, एक इनकलाबी दायित्व पूरा कर रहे हैं, ये अगर कॉन्फिडेंस मौजूद है तो फिर एक छोटा सा ग्रुप था, नौजवान थे, कुछ पर्चे निकालने की हिम्मत थी, थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, भूखे रह करके अपनी एसोसिएशन चला रहे थे, आज भी याद किए जाते। कल ऐसे ही एक क्रांतिकारी का जन्मदिन है, जिसकी मैं आप सबको मुबारकबाद इसके साथ देना चाहता हूं कि सहकार मीडिया भी अपनी वेबसाइट आज के दिन शुरू कर रहा है। हमें यह सोचना होगा कि क्या हम
जो आज की जरूरतें हैं उनको उसी तरह पूरा कर पाएंगे जिस तरह से भगत सिंह ने छोटे से एक ग्रुप के साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर के उस राज्य से टक्कर लेने की कोशिश की थी जिसका सूरज कभी नहीं डूबता। अगर ये दोनों कॉन्फिडेंस हमारे अंदर मौजूद हैं, और मुझे लगता है कि पवन और उनकी टीम के अंदर ये कॉन्फिडेंस मौजूद है, तो सहकार रेडियो अपना हिस्टोरिकल रोल पूरी तरह से निभाएगा। शायद सहकार रेडियो की अगुवाई में ही ये एसोसिएशन बनेगी जिसका मैं ख्वाब देख रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। साथी, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप दे के जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम लोग, हमारी कोशिश है कि हम लोग ऐसा प्रयास करें कि एक साझा मंच बने। हम देख रहे हैं, हमने पहले भी बातचीत में कहा कि सूचनाओं का तंत्र भी बनाना पड़ेगा हमें। हम बहुत सारी बहसें कर रहे हैं ऑनलाइन, बहुत सारी पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, लेकिन जो सूचनाओं का तंत्र है वो हम नहीं बना पा रहे हैं, और एक साझा मंच भी हम नहीं बना पा रहे हैं। चीजें बिखरी हुई हैं, और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि एक बड़ा हो जाएगा तो उससे ही सारी चीजें, समस्या का समाधान नहीं होगा। छोटे बुलबुले भी चाहिए और उनकी बड़ी भूमिका है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। और आपने मार्गदर्शन दिया हमें, बहुत ही शानदार विचार आपने दिए। सभी वक्ताओं ने भी अपने बात रखे, हिमांशु जी ने, कात्यायनी जी ने, और सहकार रेडियो निश्चित तौर पर इन तमाम सारे सुझावों का, इन तमाम सारे विचारों को आगे लेकर के आगे चलेगा। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारी साथी हैं शिल्पी, जो हमारी इसकी संयोजिका है सहकार रेडियो की, उनको बुलाना चाहूंगा। ये मेरी पार्टनर है, मेरी संगनी है, और हम लोग मिलकर के ये काम कर रहे हैं। तो हम लोग मिलकर के काम कर रहे हैं अनूपपुर जिले में, मध्य प्रदेश में। तो मैं चाहूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन वो करें, और साथी तनु जो पर्दे के पीछे हैं वो भी आ जाए स्क्रीन पे, जो हमारे इस पूरे कार्यक्रम को जिन्होंने संभव बनाया तकनीकी रूप से, क्योंकि हम लोग उतने दक्ष नहीं हैं। और साथी तनु ने इस चीज को, हमारी जो तकनीकी टीम है उसको वो लीड कर रही हैं, और उन्होंने इस पूरे आयोजन को सफल बनाया। तो वो ऑनलाइन आ रही हैं। तो मैं शिल्पी को आग्रह करूंगा कि वो हमारे वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापन करें, और हमारे जो श्रोता इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करें। साथी शिल्पी। सभी साथियों को नमस्कार, लाल सलाम। तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप लोग के साथ में बैठ के मतलब आपको धन्यवाद ज्ञापन भी करूंगी। तो हमारा बहुत बड़ा भी मतलब था, जैसे वेबसाइट होने का बहुत बड़ा सपना था, मतलब हो जाए तो उसके बाद में काम आगे बढ़ पाएगा या जो भी है। तो इसके चलते बहुत दिनों से प्लानिंग चल रही थी, और काफी मतलब ये हम दोनों का भी नहीं है, प्रयास तो था, छोटा सा प्रयास, पर सारे साथी लोग हमसे जो जुड़ के हमसे मतलब ये सहकार रेडियो में जो अपना सहभागिता किए, उसके लिए आप लोगों को, हमारे पूरे टीम को मेरी तरफ से पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और बाकी वक्ता के तौर पे मुझे जिनको मैं बोलना चाह रही हूँ, जो लोग सामने बैठे हैं, मेरे पास मेरा जवान जो है लड़खड़ा रहा है, मतलब शब्दों की कमी पड़ रही है मेरे में। तो मैं बहुत ही दिल से खुश हूँ, और मैं दिल से मतलब क्या बोलते हैं, बहुत खुशी से, बहुत मतलब मैं क्या बोलूँगा, और धन्यवाद जो है बहुत छोटा शब्द है, पर तहे दिल से आप सभी लोगों का इस मुहिम में शामिल होने के लिए बहुत 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 ही शुक्रिया। साथी हिमांशु कुमार जी, कात्यायनी जी और गौहर राजा जी, जिनको मैं अक्सर पढ़ा करती हूँ फेसबुक पे, जिनके पोस्ट और बाकी कविताएं, और बाकी गौहर राजा जी को मैं सुनती रहती हूँ। और ये सबको मेरा सौभाग्य है, या सहकार रेडियो का सौभाग्य है कि ये हम एक साथ में मतलब इस सहकारी प्रयास को आगे बढ़ने में एक कदम आगे, मुझे ऐसा आपका डिस्कशन से मालूम पड़ा, क्योंकि मैं साइड में बैठ के सुन रही थी सारी बातें।
तो मैं सब सारे साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। और बाकी जो श्रोता लोग हैं, जिन लोग जो है अपना थोड़ा समय निकाल के सुने या देखें और कमेंट्स वगैरह की, काफी सारे कमेंट्स आए हुए थे, मैं देख रही थी, तो उन सब साथियों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथी उड़ीसा से हैं और तो इनकी मेरे हिंदी में थोड़ी हिंदी के गड़बड़ी लिए है, थोड़ी सी तो इसीलिए माफी कीजिएगा। बढ़िया है। उड़ीसा के लोग थोड़ा सा अपना जो मदर टंग जो है वो थोड़ा नहीं छोड़ पाते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है बहुत मेरे में। छोड़ना भी नहीं चाहिए। जी बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। जी और तनु, जी साथी तनु हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा वो भी 2 शब्द कहें इस पूरे प्रयास के बारे में, और फिर हम इस कार्यक्रम को क्लोज करेंगे। तनु ने तो बहुत मेहनत की है हम लोग को इससे जोड़ने में, बहुत मेहनत की है। जी तनु आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं अभी नहीं आई। अभी आ रही है? अभी आ रही है? ओके, ठीक है। मैं अभी बहुत नई हूँ इस मुहिम के लिए, लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सही समय है जब मैं इस मुहिम में शामिल हूँ, और आप जैसे मार्गदर्शक मुझे मिले हैं। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ चुकी हूँ जो सही राह में पहले से हैं। और आप लोगों से कई बार, क्योंकि मैं उस जगह से भी बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हम साइंस के फील्ड में इतना कुछ जान जाते हैं, लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि सोशल साइंस और साइंस एक दूसरे से कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। वो सोशल साइंस और साइंस का जो एक साइंटिफिक आइडियाज वाले लोग अपने आप को बिल्कुल इस समझ से अलग रखते हैं कि हमें सामाजिक विज्ञान को कैसे समझना है। वो लोग जनता की प्रॉब्लम्स को, इन सब चीजों को बहुत ही एकाकी तरीके से समझते हैं। उन लोगों को ये आइडिया ही नहीं है कि इन चीजों को कैसे समझना चाहिए, और शायद इस वजह से मुझे लगा था कि मैं किसी ऐसी चीज से जुड़ सकूं कि मैं भी अपने आप को इन सब चीजों के लिए तैयार कर सकूं कि जब मौका आए, जब मुझे लग रहा है कि मैं चाहती हूं कि मैं कुछ कहूं, तो मेरे पास वो समझ होनी चाहिए। उस समझ के लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत है, जो ट्रेनिंग हमें सहकार रेडियो की माध्यम से मिल रही है, एज अ कंट्रीब्यूटर, वॉइस कंट्रीब्यूटर, एज पार्टिसिपेंट, कुछ भी हम कहें, और श्रोता भी, क्योंकि अन्य कार्यक्रम भी हम सुनते हैं। तो मैं जो भी इसमें मदद कर सकती हूँ, जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकती हूँ, चाहे वो टेक्निकल सहयोग हो, चाहे वो वॉइस कंट्रीब्यूशन हो, या कोई भी अन्य सहयोग, उन सारी चीजों में मैं अपने को मतलब अपनी बेहतरी समझती हूँ। ये सहकार रेडियो का जो एक मंच है और जो ये प्रयास है, वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है, मेरी IIT PhD स्कॉलर या डॉक्टरेट डिग्री के अतिरिक्त। सो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, और सारे वक्ताओं को, क्योंकि वो सब बहुत ही विनम्र और बहुत ही ज्यादा अच्छा बोलने वाले लोग हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ करके। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और पवन भैया और शिल्पी दीदी दोनों बहुत ही ज्यादा हम सब लोगों का हमेशा उत्साहवर्धन करते रहते हैं। हमारे छोटे छोटे प्रयासों को, भले ही वॉइसेस उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनको लगातार निखारने का काम, और हमेशा एक उत्साहवर्धन करते हुए इन सारी चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं इस प्रयास के साथ। तो मैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा उनका भी अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तनु। धन्यवाद। और एक शुक्रिया इस तकनीक का भी कि लॉकडाउन के बाद इस तकनीक ने हमें ये मौका उपलब्ध कराया कि हम बहुत ही सीमित संसाधनों में बहुत ही आसान तरीके से ये कर पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम भगत सिंह की उस बात के साथ हम इस कार्यक्रम को क्लोज करना चाहेंगे कि इंकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते। तो सहकार रेडियो मुख्य रूप से अभी विचारों पे ही काम कर रहा है, और वो विचार आप सभी साथियों से ने जो लिखा है, आप जैसे तमाम सारे साथियों ने जो लिखा है, जो प्रगतिशील चीजें हैं, जो कहा है, उन चीजों को हम लेके आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जल्द ही हम बहसों पे, सूचनाओं पे, न्यूज वगैरह पे भी काम शुरू करेंगे। समाज का जो भी सहयोग लगातार मिलेगा, हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और निश्चित तौर पर आज के इस कार्यक्रम की सफलता ने, आज आप सभी लोगों की उम्मीदों ने हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां और डाली हैं। हम और साथियों को जोड़ेंगे और तमाम पार्टियों से भी संपर्क करेंगे, तमाम सारी जो प्रगतिशील फोर्सेस हैं उनसे भी संपर्क करेंगे कि इस मुहिम का हिस्सा बने, और जिस भी योग्य हमें समझते हैं हमें इस्तेमाल करें और हमें कंट्रीब्यूट करें, अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने की हमें इजाजत दें, हमें अपने आप से जोड़ें,
जिस भी तरीके से उनको संभव लगता है हम उनके लिए तैयार हैं, और वो अभी हमसे जुड़ सके इसकी हम कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।